नमस्कार। आज का पाठ है नौरंगिया। इसके लेखक है कैलाश गौतम। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेंगे। कैलाश गौतम जी का जन्म 8 जनवरी 1944 जनपद वाराणसी अब चंदौली में हुआ। शिक्षा एमए बीएड। काव्य प्रेमियों के मानस को अपनी कलम और वाणी से झकझोरने वाले जादुई कवि का नाम कैलाश गौतम। जनवादी सोच और ग्राम्य संस्कृति का संवाहन यह कवि दुर्भाग्य से अब हमारे बीच नहीं है। आकाशवाणी इलाहाबाद से सेवानिवृत्त होने के बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश गौतम को आज़ादी के पूर्व स्थापित हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। एकेडमी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस महान कवि का 9 दिसंबर 2006 को निधन हो गया। कैलाश गौतम जी की कुछ रचनाएं: जोड़ा ताल, सिर पर आग, 3 चौथाई, आन्हर, कविता लौट पड़ी, बिना कान का आदमी, प्रकाशनाधीन आदि प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो कैलाश गौतम को कालजयी बनाती है। जय जय सियाराम और तंबुओं का शहर जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास अप्रकाशित रह गए। अमौसा, कै मेला, कचहरी और गांव गया था, गांव से भागा कैलाश गौतम की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं। परिवार सम्मान, प्रतिष्ठित ऋतुराज सम्मान और मरणोपरांत तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश गौतम को यश भारती सम्मान से सम्मानित किया। अब हम लोग कविता पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या जानेंगे। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। शब्दों का अर्थ देखिए। देवी देवता, देवी और देवता, ईश्वरों उपासना। छक्का पंजा, चालाकी धोखेबाजी। ताकतवर, शक्तिशाली या शक्ति संपन्न। लोहा लेती, मुकाबला करती। बूते, ताकत से बल पर या सहारे से। खेती, खेत के काम। इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। नौरंगिया के स्वभाव के विषय में कहते हैं कि वह ईश्वरवादी नहीं है, वह किसी देवी देवता को नहीं मानती, वह आलसी नहीं है, वह सीधी सादी और ईमानदार है, किसी को कभी धोखा नहीं दिया, वह अपने कठिन से कठिन कार्यों को भी पूरा करने की अपने में शक्ति और सामर्थ्य रखती थी। गांव में खेती का ही काम अक्सर लोग करते थे, वह खेती के कार्यों को बड़ी मेहनत से करती थी। कविता की पंक्ति देखिए। मरद निकट्ठू जन का जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। शब्दों का अर्थ देखिए। मरद का अर्थ है आदमी या पति। निकट्ठू का अर्थ है आलसी, जिसमें काम करने भाव न हो। जनखा का अर्थ है हिजड़ा या निष्क्रिय। जोइला का अर्थ है कमजोर या कामचोर। शान का अर्थ है स्वाभिमान। संग संग का अर्थ है एक साथ। अब व्याख्या। उसका पति आलसी, निष्क्रिय और कामचोर था। पत्नी को अकेले खेती के कार्यों में परेशान देखकर भी उसकी मदद नहीं करता था। उस पर किसी प्रकार की घर गृहस्थी के कार्यों की जिम्मेदारी नहीं थी। उसकी तुलना कवि ने ऐसे कोयले से की है जिस पर न तो किसी भी प्रकार से अग्नि का असर पड़ता था, न वह स्वयं लाल अंगारा बनकर ताप उगलता था। ऐसे पति के साथ निर्वाह करना भला क्या संभव था, किंतु नौरंगिया उसका कोई विरोध न करती थी, बल्कि प्रेम भाव के साथ खाती पीती और जीवन निर्वाह करती थी। अगले पंक्ति को पढ़ेंगे। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। शब्दों का अर्थ देखिए। गांव गली का अर्थ है गांव की गलियों में। चर्चा का अर्थ है बातचीत। सुर्खी सी का अर्थ है प्रमुख। व्याख्या देखिए। वह गांव गली की गली में अपनी अच्छाइयों के कारण प्रसिद्ध थी। सभी
उसके स्वभाव और व्यवहार की प्रशंसा करते थे। यहाँ तक कि उसे समाचार पत्रों का जो समाचार प्रमुख होता है उसे अधिक प्राथमिकता के साथ मुख्य पृष्ठ पर छापा जाता है। वैसे ही गांव के सभी लोग किसी को कोई अच्छी बात समझाने के लिए किसी भी समय नौरंगिया का ही उदाहरण दिया करते हैं। नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है? तो गंगा पार के किसी गांव से ब्याह कर लाई गई है। कविता की आगे की पंक्तियां हम लोग पढ़ते हैं। कसी देह है और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोले, काला भौरा मुंह पे डोले। शब्दों का अर्थ देखिए। कसी का अर्थ है भरी, देह का अर्थ है शरीर, भरी जवानी का अर्थ है युवावस्था की दहलीज पे कदम रखना या भरपूर युवावस्था। शीशा एक धातु है। सिहरन का अर्थ है कांपना। अमोले का अर्थ है आम का छोटा पौधा, बहुमूल्य। भौरा का अर्थ है भ्रमर, भौरा एक प्रकार का कीड़ा। डोले का अर्थ है घूमे। सांचा का अर्थ है ढांचे का प्रतिरूप। नौरंगिया अभी युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखी है। उसके अंग प्रत्यंग शक्तिशाली है जिससे उसका शरीर भरा पूरा लगता है। उसके शरीर की चमक को देखने से ऐसा लगता है जैसे मानो शीशे में ढला हुआ हो। वह मोती जैसा चमक रहा है। वह बड़ी चंचल स्वभाव की है। किसी भी काम को करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। जैसे आम के छोटे पौधे से हल्की हवा भी टकराती है तो वह हिलने लगता है। उसकी केश राशि खुली रहती है जिसकी लटें काले भौरे की तरह मुंह पर इधर उधर घूमती रहती है। शब्दों का अर्थ देखिए। सौ पानी धुलना, चमकना या साफ या शुद्ध होना, होठ खुलना, बोलना या जवाब देना, अद्भुत, विचित्र, अनोखा या आश्चर्यचकित। ईश्वर का अर्थ है भगवान। रचना का अर्थ है बनाई गई वस्तु या रचित वस्तु। चुनौती का अर्थ है शर्त, ललकार। बचना का अर्थ है अपने अस्तित्व की रक्षा करना। इसकी व्याख्या अब करेंगे। उसका रंग साफ गोरा है, जैसे मानो वह 100 पानी से धुली हुई हो। वह किसी को भी जवाब देने से नहीं चूकती। बड़ी हाजिर जवाब है, हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती है। वह देखने में भी इतनी सुंदर थी कि उसे देखने वाले ईश्वर की विचित्र रचना मानते थे। किंतु इतनी भाग दौड़ और विवस्था की जिंदगी में उस सुंदरता की रक्षा करना उसके लिए कठिन था। कविता देखिए। जैसी नीयत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। शब्दों का अर्थ देखिए। नियत का अर्थ है विचार या भावना। लेखपाल का अर्थ है लेखा जोखा करने वाला। ठेकेदार का अर्थ है ठेका लेने वाला। व्याख्या देखिए। अपनी किसी न किसी विशेषता के कारण वह गांव के सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती थी। जहाँ भी जाती थी सभी उसे फटी आंखों से देखते रह जाते थे। चाहे वह खेती के कार्यों के लिए लेखपाल के यहाँ जाती हो, चाहे मजदूरी करने ठेकेदार के यहाँ जाती, सभी उसका शोषण करने से बाज नहीं आते थे। नौरंगिया जो थी वह कहाँ से आई थी? वह गंगा पार के किसी गांव। नमस्कार। नौरंगिया पाठ को आगे पढ़ते हुए अब उसकी व्याख्या हम लोग जानेंगे। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे, जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। शब्दों का अर्थ देखिए। जांगर पीटे, कुछ न कुछ करती रहती। हार न माने, थकती नहीं है। काम घसीटे, एक के बाद दूसरे काम में लगी रहना। जागे का अर्थ है जगी रहती है। भागे का अर्थ है भाग दौड़ करती रहती है, काम में व्यस्त रहती है। काम का अर्थ है गृहस्थी संबंधी कार्य। पीछे का अर्थ है साथ साथ। आगे का अर्थ है पहले। अब हम लोग व्याख्या करेंगे। ग्रामीण नारी नौरंगिया इतनी कर्मठ है
कि जब देखो तब कुछ न कुछ करती ही रहती है। वह कभी थकती नहीं, जब देखो एक के बाद दूसरे काम में लगी रहती है, क्षण भर भी आराम नहीं करती। उसके लिए आराम हराम है। एक बार सुबह जब वह सोकर उठ जाती है तभी से काम के पीछे भागना शुरू कर देती है। जो काम आज के लिए आवश्यक होता है उसे तो वह समाप्त करने की कोशिश जी जान लगाकर ही लेती है, साथ ही साथ कल के कार्यों की भी आज ही तैयारी कर लेना चाहती है। कविता की पंक्ति देखिए। बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती, बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी। शब्दों का अर्थ देखिए। बिच्छू गोजर सांप का अर्थ है एक प्रकार के जहरीले जीव जंतु। मारती का अर्थ है मार डालती है, नष्ट करती है। विविध भारती का अर्थ है रेडियो का एक स्टेशन, रेडियो स्टेशन। लाठी का अर्थ है डंडे। सीधी का अर्थ है सरल। भोला का अर्थ है मासूम। चेहरा मुंह की बनावट। बोली का अर्थ है बोलचाल। मीठी का अर्थ है मिठास से भरी। कविता की व्याख्या देखिए। ग्रामीण देहाती होने के कारण बिच्छू गोजर सांप जैसे जहरीले जीव जंतु को भी मारने से पीछे नहीं हटती, न तो उनसे डरती है और दूसरी तरफ विविध भारती जैसे रेडियो स्टेशन से प्रसारित होने वाले दूर देशों के समाचार भी उनका सुनती रहती है, जिससे उसको अनेक प्रकार की घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान होता है। वह अबोध का सा जीवन नहीं जीती, उसमें गांव के अन्य लोगों से कुछ अधिक जानने और करने की जिजीविषा है। स्वभाव से वह बिल्कुल लाठी की तरह सीधी सादी है, कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती। उसके मुंह की बनावट भी सुंदर के साथ साथ मासूमियत से भरा हुआ है। बोली में इतनी मिठास भरी हुई है जैसे मानो अमृत टपक रहा हो। कविता की पंक्ति देखिए। आँखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। शब्दों का अर्थ देखिए। जीवन के सपने, जीवन से संबंधित विचार। तैयारी, व्यवस्था। त्योहार, उत्सव। गंगा पार, गंगा नदी के उस तरफ। व्याख्या देखिए। जैसे ही कोई तीज त्योहार के अवसर पर वह और अधिक भाग दौड़ करने लगती है, क्योंकि वह अपनी आँखों में जीवन को और भी सुंदर बनाने के सपनों को सजाती रहती है। उसके जीवन के यह स्वप्न ही जैसे मानो उसको जीवंत प्रदान करते हैं। वह हमेशा एक के बाद दूसरे कार्यों को करते रहकर अपने सुंदर ताजगी और शांति पाती है, क्योंकि स्मरता के भार से तो कभी कभी जीवन कुचल कर नष्ट हो जाता है। वह कहाँ की रहने वाली है? तो वह गंगा पार की रहने वाली है। कविता की आगे की पंक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे। ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसोस फिर रह जाती। शब्दों का अर्थ देखिए। ढहती गिरती हुई, भीत मीन्स दीवार, पुरानी मीन्स टूटा फूटा, छाजन मीन्स ऊपर की छत जो बांस लकड़ी आदि से बना होता है, पकी का अर्थ है तैयारी हुई, फसल का अर्थ है अनाज के पौधे, महाजन का अर्थ है सेठ साहूकार, गिरवी का गहना का अर्थ है आभूषण जो पैसे के बदले किसी के यहाँ रखे गए हैं, छुड़ा न पाती ले नहीं सकती है, मन महसूस कर रह जाना, पीड़ा का अनुभव करना, फिर का है बार बार। इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। नौरंगिया के घर की दशा कुछ ऐसी है कि उसकी दीवार कहीं कहीं गिर गई है, उसके ऊपर बनी छत जो बांस लकड़ी मिट्टी आदि से बनी है अब पुरानी हो जाने के कारण सड़कर टूट गई है, जिसके कारण धूप वर्षा और शीत से बचना मुश्किल हो गया है। कठिन मेहनत के बाद अब खेत में फसल पक गई है, जिससे उसे कुछ आशा बंधी है कि वह घर गृहस्थी के लिए कुछ जुटा पाएगी, किंतु कर्ज के बोझ से इतनी लदी है कि वे फसलें घर
नहीं आती बल्कि कर्ज चुकाने में महाजन के घर चली जाती है। वह दिन रात माथे पर चढ़ा रहता है, उसे एक के 4 देने पड़ते हैं। असमय में ज़रूरत पड़ने पर गहनों को रखकर जो पैसा लेती उसे चुका पाना असंभव हो जाता है। वह गहनों को छुड़ा नहीं पाती है, जिससे गहनों को न पाने और न पहनने की पीड़ा का अनुभव होता रहता है। कविता की पंक्तियों को देखिए। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे, जाने क्या क्या टूटा फूटा लेकिन हंसना कभी न छूटा। शब्दों का अर्थ देखिए। जूझे परिश्रम करे या विपत्तियों से लड़े, हंसना का है प्रसन्न होना। इस पंक्ति की व्याख्या देखिए। उसके जीवन में कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई पड़ता कि वह आखिर कब तक ऐसी विषम परिस्थितियों से जूझती रहेगी और कब उससे छुटकारा पाएगी। इस अंतहीन पीड़ा को अपने कलेजे से चिपकाए वह जीवन जीती रहती है और इन विषम परिस्थितियों में हंसती रहती है। वह जीवन के जोड़ तोड़ में लगी रहकर जीवन काटती रहती है। कविता की आखिरी पंक्तियाँ देखिए। पैरों में मगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। शब्दों का अर्थ देखिए। मंगनी किसी से मांग कर लेना, उधार कर्ज। अब व्याख्या देखिए। नौरंगिया अत्यंत गरीबी एवं दरिद्रता में अपना जीवन यापन करती है। उसके पैरों में किसी की दी हुई पुरानी चप्पल है। उसके पास तन ढकने को कपड़े तक नहीं है, इसीलिए कर्ज लेकर उसने अपनी देह पर नई साड़ी पहन रखी है। गंगा पार की रहने वाली कृषक महिला नौरंगिया बहुत जीवट वाली एवं साहसी है।